पुलिस फोटोग्राफर टेरी टाउन ने वहां मौका वारदात पर तस्वीर खींचने की अपनी ड्यूटी जैसे तैसे भुगती और फौरन ही लू बून की कटी फटी लाश से दूर हटकर बाहर झाड़ियों की ओर भागता चला। वो अकेला नहीं था जिसकी ऐसी बुरी दुर्गति हो रही थी। बैगलर, हैस और यहाँ तक कि लेपेस्की जैसी सख्त जान पुलिसिये भी खुद को बामुश्किल संभाले हुए उस वक्त लू बून के कैबिन के बाहर खड़े डॉक्टर लुइस और उनके सहकर्मियों का इंतजार कर रहे थे। ये यकीनन उसी पागल हत्यारे का काम है, बैगलर ने पसीना पोंछते हुए कहा, और उस पर कत्ल करने का भूत सवार है। ये बेहद खतरनाक है, लेपेस्की ने कहा। क्या तुमने कल टीवी पर हैमिल्टन की रिपोर्ट देखी थी? हैस ने पूछा। उसने टीवी पर आकर बिल्कुल साफ लफ्जों में खम ठोक कर यह दावा किया था कि लू बून उस पहले वाले कत्ल की रात वहीं मौका वारदात पर न सिर्फ मौजूद था बल्कि शायद उसने उस रात कातिल को भी देखा था। हैमिल्टन का यही दावा शायद इस विशिष्ट हत्यारे ने भी देख लिया होगा और नतीजन लू बून को खुद के लिए खतरा मानकर उसने इसे ठिकाने लगा दिया होगा। मारा तो ठीक, लेकिन मारकर यूं काट डालने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए कि इससे, शायद इसी से उसे वो अपनी मानसिक भूख मिटती देखता था। शायद इस तरह के पागलपन के दौर में लाश की यूं दुर्गति करना उसे संतोष देता हो। वो सिर्फ पागल नहीं है बल्कि बेहद ऊंचे दर्जे का पागल है। वो जानवरों की प्रवृत्ति का ऐसा जुनूनी कातिल है जिसे कत्ल करने का कोई जुनून, कोई नशा है। सही कहा तुमने। और डॉक्टर लुइस केबिन से बाहर निकला तो तीनों उसकी ओर उन्मुख हुए। किस नतीजे पर पहुंचे डॉक्टर? ये बहुत ही हौलनाक कत्ल है, डॉक्टर लुइस ने बड़े अनमने ढंग से अपने कंधे झटकाते हुए कहा। और पुलिस महकमे के साथ अपने खूब लंबे एसोसिएशन के दौरान मैंने कभी इस किस्म के वहशी कत्लों का सामना नहीं किया। अभी वो पिछला कत्ल होकर हटा ही था कि ये एक और। आपकी इस मामले में कोई फाइनल, कोई पक्की रिपोर्ट तो आगे आते आते ही आएगी, लेकिन फौरी तौर पर आप इस बाबत में क्या कहना चाहेंगे? लेपेस्की ने डॉक्टर लुइस को बीच में टोकते हुए कहा। मोटे तौर पर मेरा अंदाज़ा ये है कि ये कत्ल बीती रात 2 बजे के करीब का हो सकता है। कातिल ने शायद दरवाज़ा खटखटाया होगा और लू बोन ने दरवाज़ा खोलते हुए उसने उस पर चौड़े फल वाला कोई पैना चाकू या ऐसा ही कोई हथियार उसे भोंक दिया। ऐसे ज़बरदस्त सटीक वार से मौत फ़ौरन हुई लगती है, जिसके बाद शायद कातिल ने बड़े इत्मीनान से अपना वक्त लिया और लाश के सर को उसके धड़ से अलग करके उसे वहाँ उधर मौजूदा टेबल पर रख दिया। इसके बाद उसने धड़ को भी आगे गन्ने काटने जैसे किसी औजार से शत विशत कर दिया। उफ, बड़ी हौलनाक घटना है। बेशक, और इसमें मेरा ये ख्याल भी पुख्ता होना लगता है कि कातिल सिर्फ पागल नहीं है, वो नीम पागल है, वहशी है, जिससे केवल कत्ल करने भर से संतोष नहीं मिलता बल्कि उसकी भूख, उसकी मानसिक वितृष्णा उसके शिकार की लाश को आगे यूं काट पीट कर टुकड़े टुकड़े कर देने पर ही ठंडी पड़ती है। वो तो बिल्कुल मैनियाक है जो किसी को केवल मुर्दा बना देने पर ही नहीं रुकता बल्कि उससे कहीं आगे जाकर बाकायदा उस मुर्दे की दुर्गत करने पर ही रुकता है। आप लाश को वहाँ से उठवा रहे हैं? हमें कैबिन चेक करना है, हैस ने पूछा। आदमी लगे हुए हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लुइस ने जवाब दिया। मैं मिस कोलो से पूछताछ करना चाहूँगा, वो लड़की जिसने लाश यहाँ कैबिन में बरामद की थी। इस घटना के बाद वो ऐसे सदमे है कि फ़िलहाल बात करने की हालत में बिल्कुल नहीं है, लेपेस्की ने हैस से कहा। ठीक है, क्या हम उस सेडेटिव देकर अस्पताल भेज सकते हैं? मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ। और डॉक्टर लुइस ये कहकर वहाँ से हट गया। लेपेस्की मिस कोलो के पास पहुँचा और उसके सामने जाकर वहीं नीचे रेत पर ही बैठ गया और कई लोग अभी भी वहाँ इधर उधर बिखरे पड़े थे और फुसफुसाहट में बतिया रहे थे। उसका कत्ल बीती रात करीब 2 बजे होने का अंदाज़ा है। क्या उस वक्त तुमने वहाँ केबिन में कोई आहट, कोई आवाज़ वगैरह सुनी थी? मैं उस वक्त सोया पड़ा था। सुबह सबसे पहले कैटी ने ही यह हादसा देखा था, मिस कोलो ने जवाब दिया। क्या तुम में से किसी ने कुछ देखा था? लेपेस्की ने वहाँ खड़े लोगों से संबोधित किया। मैंने सुना था, एक लंबे पतले युवक ने आगे बढ़कर कहा। एक अन्य पुलिस वाला डस्टी भी वहाँ आ पहुँचा और अपनी नोटबुक खोलकर नोट करने लगा। तुम कौन हो? मेरा नाम बो वॉकर है और मैं यहाँ ऐसे ही सैर पर सपाटा करने के मकसद से आया था। तुमने बीती रात कुछ सुना था? हाँ। लू बून के कैबिन में से कुछ सुना था? हाँ, मैंने बीती रात उसके कैबिन में उठा पटक की आवाज़ सुनी थी। किस वक्त? रात के 2:40 हुए थे। तुम्हें वक्त का ऐसा पक्का अंदाज़ा क्यों है?
मेरे पिता ने मेरी 21वीं सालगिरह पर ये देखो घड़ी तोहफे में दी है और मुझे इसमें वक्त देखना बड़ा पसंद है। हो, तो तुमने बीती रात 2:40 पर क्या सुना था? जी वो हुआ है ये कि रुको, पहले ये बताओ तुम ऐसे बेवक्त खुद कैसे जागे हुए थे? मैं तो पहले से जागा नहीं था, बल्कि उस वक्त रात के उस समय मैं बाथरूम जाने के लिए इत्तेफाकन उठा था। तो जब तुम उठे फिर? उस वक्त रात के उस पहलू पर भी लू के कैबिन में रोशनी थी। तुमने देखा था? हाँ, मैंने कैबिन में रोशनी देखी थी और इसी दौरान 2 बार ऐसी आवाज़ें सुनी जैसे कसाई के गोश्त काटते समय पैदा होती है। अब ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो आवाज़ कसाई के गोश्त काटने जैसी आवाज़ थी? वो इसलिए कि मेरा बाप भी कसाई है और इस वजह से मैं ऐसी आवाज़ों को अच्छे से पहचानता हूँ। और ये बीती रात 2:40 की बात है। हाँ, मैंने आपको यही तो बताया। और क्या सुना तुमने? आगे बताओ। आगे आगे बताने को कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने जिस वक्त रात की उस घड़ी जब मैं उठा था, उस वक्त जैसे मैं निजात पाकर वापस अपने बिस्तर पर जा लेटा था। और जब तुम अपनी नेचर कॉल से फुर्सत पाकर वापस अपने बिस्तर पर पहुंचे, उस वक्त भी लू के कैबिन में रोशनी थी। हाँ, यकीन है तुम्हें? हाँ, बखूबी यकीन है। अभी कुछ घंटे पहले की तो बात है। तुम यहाँ इस कॉलोनी में कब तक ठहरोगे? अगले महीने तक। बढ़िया, लेपिस्की ने संतुष्टिपूर्वक कहा। मैं तुम्हारी इस मदद के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं आगे भी तुमसे एक और बात करना चाहूँगा। सो मुझसे मिले बिना यहाँ से चले मत जाना। ठीक है, बो ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा। और हाँ सुनो, फिलहाल प्रेस या किसी के भी सामने अपना मुंह नहीं खोलना, वरना तुम्हारा हशर भी लू बून जैसा हो सकता है। मतलब ये कि हमें शक है कि लू बून की हत्या यहाँ बीती रात इसलिए की गई क्योंकि कातिल को उस पर शक था। हम नहीं चाहते कि वो विशिष्ट हत्यारा एक और खून करने में कामयाब हो जाए। मतलब तो ये हुआ ना कि मेरी जान खतरे में है। सावधान रहो, अपना मुंह बंद रखो। इसके स्थायी रेजिडेंशियल एड्रेस नोट करना नहीं भूलना, डस्टी। यस सर। लेपेस्की ने बो का कंधा थपथपाया और वापस लू बून के केबिन की ओर बढ़ गया। केबिन में डॉक्टर लुइस की होमिसाइड डिपार्टमेंट की टीम अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी। हैज़ वहीं पास में खड़ा सिगार फूंक रहा था। लेपेस्की ने उसे जाकर रिपोर्ट दी और बताया कि बीती रात कैसे बो वॉकर नाम के एक युवक ने उस तरह कसाई के गोश्त काटने की आवाज़ें आती सुनी थी। तो इसका मतलब कि कत्ल बीती रात 2 बजे से 2:40 के बीच में हुआ है, राइट? जी सर, फिलहाल तो ऐसे ही लगता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है और आगे हमारे काम आने वाली है। तभी होमिसाइड डिपार्टमेंट का एक आदमी कैबिन से बाहर निकला और उनके पास पहुंचा। ये कैबिन में मौजूद एक बैग में बरामद हुए हैं सर, उसने हैस को 2 लिफाफे थमाते हुए कहा। हैस ने लिफाफे ले लिया और उन्हें खोला। एक लिफाफा मिसेस कैन ब्रैंडन के नाम था और दूसरा लिफाफा जेफरसन स्टर्नवुड के नाम। हैरान होते हुए हैस ने लिफाफों में मौजूद रुक्कों को पढ़ा। वो रुक्के जो दरअसल ब्लैकमेलिंग के मकसद से तैयार किए गए थे। केन और कॉनिन को ब्लैकमेल करने और उनसे $10,000 की रकम हासिल होने की उम्मीद के लिए लू बून मारा जा चुका था। तो ये हरामज़ादा उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था और ये इस कमबख्त की मौत की वाहिद वजह हो सकती है। हैस ने दोनों रुक्कों को वापस लिफाफों में डालते हुए कहा। यानी कि लू बून का कत्ल कैन ब्रैंडन ने कॉनिन के साथ मिलकर इसलिए किया कि वो उन्हें ब्लैकमेल करने पर तुला हुआ था। भाई मोटिव तो ऐसे ही लगता है। नो सर, लेपेस्की ने असहमति जताते हुए कहा। मेरे गले में ये बात नहीं उतरती कि कैन जैसा आदमी किसी का कत्ल करके उसकी लाश को यूं कसाई की तरह काट कर टुकड़े टुकड़े कर सकता है। मोटिव तो है ना उनके पास भाई। सर मोटिव है, लेकिन वो उद्देश्य महज कत्ल की वजह हो सकता था। कत्ल के बाद लाश को यूं शत विशत कर देने की वजह नहीं। ये काम तो किसी नीम पागल का है, किसी मैनियाक, किसी सैडिस्ट का है, जिसे केवल कत्ल करके नहीं बल्कि कत्ल कर चुकने के बाद लाश की उस किस्म की दुर्गत करने में तसल्ली मिलती थी। और कैन ऐसा नीम पागल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं सर। वैसे क्या पता कि किसी के दिमाग में कब कैसा फितूर जाग जाए और वही फितूर फिर जुनून के तहत वो क्या कर गुजरे। लेकिन फिर भी तुम्हारी बात में वज़न है।
मुझे लगता है इस बाबत चीफ से बात करना ठीक होगा। ठीक है सर। अगले 20 मिनट बाद दोनों पुलिस अफसर चीफ के से मिलने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही जैकोबी ने लेपेस्की को एक और ले जाकर खबर दी कि वहां उसके पीछे लेवाइन ने उससे फ़ोन पर संपर्क साधने की कोशिश की थी। क्या कोई ख़ास बात कहना चाहता था? हाँ, लेकिन सिर्फ आपसे। चीफ है? नहीं, फ़िलहाल मेयर से मिलने गया हुआ है। बढ़िया, इसका मतलब है कि मेरे पास लेवाइन को कॉल कर सकने लायक कुछ एक मिनट हैं। आओ उसे फ़ोन लगाते हैं। जैकोबी ने लेवाइन का नंबर पर कॉल लगाई। मिस्टर लेवाइन, आप मिस्टर लेपेस्की से बात करना चाहते थे। लीजिए, वो फ़ोन पर है। हो, शुक्रिया। मिस्टर लेवाइन? जी मिस्टर लेपेस्की, आपने मुझे कॉल की थी? जी हाँ, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता था। जी कहिए। जी दरअसल आज सुबह मैंने रैक में देखा तो पाया कि मेरी बनाई एक जैकेट में से एक बटन गायब था। गायब था? जी, मेरा मतलब है कि उस बटन को वहाँ जैकेट पर से किसी ने काट कर अलग निकाल लिया था। लेपेस्की फ़ौरन सतर्क हुआ। अब वो बटन कैसा था? जी वो ठीक वैसा ही बटन था, गोल्फ बॉल डिज़ाइन वाला, जो आजकल इतनी चर्चा में है। और उस खास बटन को वहाँ आपके यहाँ रैक में मौजूद किसी जैकेट में से बाकायदा काट कर अलग निकाल लिया गया है? हाँ जी। आपकी जानकारी में लाए बिना? हाँ। ओके, क्या आप वो जैकेट 2-4 दिन के लिए हमें दे सकते हैं? सॉरी, उसे तो मैंने सही करके आज सुबह बेच भी दिया। बेच दिया? हाँ जी, वो मैंने उसमें दूसरा बटन लगाया था। एक कस्टमर उसी वक्त वहाँ पहुँचा, उसे पसंद आई और ले भी गया। इतनी जल्दी? हाँ, अब मैं क्या कहूँ, अब ऐसे ही होता है। हो, और वो ग्राहक कौन था जिसे आपने जैकेट बेची? जी मैं नहीं जानता वो कौन था। क्या मतलब? मतलब ये कि वो कैश कस्टमर था जिसने मेरी दुकान पर आकर अपनी पसंद की जैकेट चुनी, कैश पेमेंट कर दिया, तो यूँ मुझे उसका नाम पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाम ना सही उसका हुलिया वगैरह तो बता सकते हैं ना आप? हाँ हाँ, देखने में तो वो कोई सज्जन, कोई भद्र पुरुष ही जान पड़ता था, जो खुद को यहाँ टेक्सास शहर में आया होता बता रहा था। दिखने में कैसा था? कद काठी कैसी थी? लेवाइन ने सब कुछ बताया। मिस्टर लेवाइन, लेपेस्की ने अंत में पूछा, क्या आप महज बटन देखकर बता सकते हैं कि वो बटन जैकेट पर आपका टाका ओरिजिनल बटन है या आपकी जैकेट के साथ सप्लाई किया जाता उन स्पेयर बटनों के स्टॉक का हिस्सा है जो कि आप अपनी हर जैकेट के साथ दे देते हैं? नहीं, ये कैसे मुमकिन है सर? आखिरकार बटन तो बटन ही है ना। लेपेस्की ने लंबी सांस छोड़ी और बातचीत खत्म करी। तुम ब्रांडिंग की जैकेट और उस डुप्लीकेट बटन को लेकर यहाँ लैब में पहुँचो। लेपेस्की ने जैकोबी को स्थिति समझाते हुए कहा। हो सकता है कि यूं वहाँ लैब में जांच करके ये पता लगाया जा सके कि सारे बटन एक ही स्टॉक का हिस्सा हैं या अलग अलग वक्त पर बनाए गए समान डिज़ाइन वाले बटन हैं। ठीक है, जैकोबी ने कहा और चला गया। पीछे लेपेस्की ने लेवाइन को दोबारा कॉल लगाई। मिस्टर लेवाइन, क्या पिछले 2 दिनों में मिस्टर कैन ब्रेंडन आपकी दुकान पर आए हैं? नहीं तो? शायद उस वक्त आए हों जबकि आप वहाँ अपने काउंटर पर मौजूद ना रहे हों। लेपेस्की ने एक बार फिर कोशिश की। जी नहीं सर, ये कैसे मुमकिन है? मैं अपना काउंटर यूँ अनअटेंडेड कभी नहीं छोड़ता। ओह, लेपेस्की ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब आगे उसे चीफ का इंतज़ार था। चीफ जो मेयर से मिलने बाहर निकला हुआ था। लेपेस्की अपनी मेज़ के पीछे अपनी कुर्सी पर जा बैठा और डिटेक्टिव हेल को भी वहीं बुलवा लिया। उनका वहाँ इंतज़ार 11:15 तक चला, जब जब तक चीफ वापस अपने ऑफिस लौट कर नहीं आया। ओके ऑफिसर्स, तो क्या प्रोग्रेस है? चीफ ने अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना स्मोकिंग पाइप भरते हुए कहा। लू बूंग की हत्या का सही वक्त पता लग गया है, लेपेस्की ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा। कैबिन में हमें जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। हमारा अंदाज़ा है सर कि लू बूंग की लाश को यूँ काटते छाटते वक्त कातिल शायद पूरी तरह से नंगा था, जिसने अपने बदन पर लगे खून को वहीं कैबिन के अटैच शावर रूम में जाकर बाकायदा अच्छी तरह नहा धोकर साफ़ किया था। जाहिर है इस वजह से उसके कपड़ों पर शायद खून नहीं लगा होगा। ये कातिल मेरे करियर का सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। सर, हमारा खुद का भी यही मानना है। और आगे क्या कुछ मिला? टेलर ने पूछा। उधर केबिन की तलाशी हो गई?
यस सर, वहाँ तलाशी में हमें एक बैग में से 2 रुक्के बरामद हुए जो लू बून को ब्लैकमेलर के तौर पर स्थापित करते हैं। यानी लू बून किसी को ब्लैकमेल कर रहा था? किसी को नहीं सर, कैन ब्रैंडन और कॉरिन स्टर्नवुड को। वो 2 रुक्के उनके नाम हैं? नहीं, वो 2 नोट दरअसल कैन ब्रैंडन की बीवी और कॉरिन स्टर्नवुड के पिता के नाम हैं, जिनमें उन दोनों के नाजायज़ रिश्ते की तरफ इशारा किया गया है। तो ये कत्ल का मकसद हत्या का मोटिव बनता तो है सर, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि कैन ब्रैंडन ऐसा वहशियाना एक्ट कर सकने का मादा नहीं रखता। ओके, यानी कैन ब्रैंडन कातिल नहीं है, साथ में सर कॉरिन भी नहीं। आगे देखेंगे, तुम अपनी बात पूरी करो। लेपिस्की ने लेवाइन की फ़ोन कॉल और उसके दुकान के रैक में जैकेट से काटे गए बटन के बाबत बताया। और ये काम मिस्टर ब्रैंडन का हो सकता है, अंत में लेपिस्की ने कहा। ठीक है, अब तुम मेरी सुनो। यस सर। शहर के मेयर मिस्टर हेडली जानना चाहते हैं कि हम इन कत्ल की दोनों सनसनीखेज घटनाओं को हल करने में कहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने उनसे मिस्टर स्टर्नवुड और ब्रैंडन के बारे में बताया है, और इस मामले में ख़ास मिस्टर स्टर्नवुड की बेटी के मामले में उन्होंने मुझे चेताया है। उनका कहना है कि जब तक ब्रैंडन के नीम पागल होने का अकाट्य सबूत न मिल जाए, उस पर कोई हाथ ना डाला जाए। मिस्टर स्टर्नवुड इन दिनों किसी तगड़े सिटी लोन को बैक कर रहा है, और ऐसे में अगर हमने उसकी लड़की का नाम से जुड़ा कोई स्कैंडल खड़ा कर दिया तो मुझे अपने लिए नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। टिलेन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। अब तक सारी बातचीत में चुप बैठे हेस ने कहा, लेकिन ब्रैंडन के पास कत्ल का तगड़ा उद्देश्य है। हो सकता है, लेकिन तुम इस पूरे मामले में हैमिल्टन वाला पहलू भूल रहे हो, जिसने बाकायदा टीवी पर लू बून की तस्वीर फ्लैश करके ये दावा किया कि उसने उस पहले कातिल वाली रात कातिल को देखा था। यस सर, हैमिल्टन का ये दावा लू बून की मौत की वजह बना हो सकता है। यस सर, आई एग्री टू दैट। लेकिन अगर लैब में जांच से पता चला कि ब्रैंडन के बटनों में से एक दरअसल दूसरी जगह से काटा हुआ है तो? लेपिस्की ने पूछा। उस सूरत में भी केवल यही साबित होगा कि ब्रैंडन अपनी कलीग और मिस्टर स्टर्नवुड की बेटी कॉरिन स्टर्नवुड के साथ अपने अफेयर के मामले को छुपाना चाहता है। ब्रैंडन पर दबाव डालने से पहले हमारे हाथ में उसके खिलाफ पुख्ता और ठोस सबूत भी होना चाहिए। तो इसका मतलब कि हम ब्रैंडन पर हाथ नहीं डाल सकते? Do you have to draw a diagram? No, sir. Of course not, sir. We got it. Like that. Yes, sir, just like that. Good. लेकिन इसका मतलब कि हम घूम फिर कर वहीं खड़े हैं जहाँ से चले थे? नहीं, हमें साइरस ग्रेग वाली जैकेट का अभी पता नहीं चला है, सो वो एक लाइन है जिसे अभी प्रॉपरली फॉलो किया जाना बाकी है। यस सर। सर, वो मिसेस ग्रेग और उनके बटलर का दावा है कि उन्होंने वो जैकेट साल्वेशन आर्मी को डोनेट कर दी थी, और वहीं साल्वेशन आर्मी के डिपो का इंचार्ज क्रेडॉक कसम उठाकर कहता है कि वो जैकेट उसके पास कभी आई ही नहीं। लेपिस्की, तुम्हारे पास ब्रैंडन की जैकेट है? यस सर, मैंने उसे लैब में भेजा है। बढ़िया, उस जैकेट को लैब से वापस मंगाओ, हैमिल्टन के पास लेकर जाओ और उससे कहो कि वो उस जैकेट की तस्वीर को बाकायदा टीवी पर फ्लैश करे। आगे उस जैकेट की तस्वीरें अखबारों में भी छपवाओ, इससे कुछ तो सरगर्मी होगी। ओके सर। हो सकता है कातिल उस जैकेट को यूं देखकर कोई हरकत करे और हमारे जाल में आ फंसे। लेकिन सर, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। हत्यारा कैन ब्रैंडन की जैकेट से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन एक चांस तो लिया ही जा सकता है ना, क्यों? जी सर, यूँ एक चांस तो लिया ही जा सकता है, लिया जाएगा। मैं खुद उस जैकेट को लेकर इसका इंतज़ाम करता हूँ, फ़ौरन। यस सर, फ़ौरन। बढ़िया, नाउ टेक अ वॉक। दोनों अफसर लेपिस्की और हेस फ़ौरन अपनी जगह पर खड़े हुए और चीफ का अभिवादन कर बाहर आ गए। लेपिस्की खुश हो रहा था। उसने हैमिल्टन से मिलकर जैकेट को टीवी पर फ्लैश किए जाने का इंतज़ाम करना था, और ये उसके लिए टीवी पर आने का पहला मौका था। कॉरेल, उसकी बीवी, उसे टीवी स्क्रीन पर देखकर खुशी से नाचने लगेगी। उसके पड़ोसी भौचक्के रह जाएंगे और उसके सहयोगी जल भुन जाएंगे। हाँ, बढ़िया बढ़िया। टीवी पर आने का ख्याल उसे रोमांचित किया जा रहा था। बुढ़ाता विलेंस्की एक अरसे से पुलिस महकमे के अंतर्गत क्राइम इन्वेस्टिगेशन लैब में काम कर रहा था, और अपने तजुर्बे के दम पर उसने कई उलझे केसों की गुत्थियों को सुलझाने में मदद की थी।
उसने बड़ी नापसंदगी के भाव से अपने सामने खड़े लेपेस्की की ओर देखा। बटनों का कुछ पता चला? लेपेस्की ने उससे जैकेट वापस मांगते हुए पूछा। सब पता चल गया। तुम लोग सिर्फ टांगों से काम लेते हो, आंखों से नहीं। अगर तुमने आंखों से काम लिया होता तो फ़ौरन पता कर लेते। उन सब बटनों पर सीरियल नंबर पड़ा हुआ है। क्या वाकई? हाँ, और उसी वजह से ये बात पकड़ में आई कि तुम्हारे दिए बटनों में एक बटन ऐसा है जो आगे ना तो ब्रैंडन की जैकेट के बटन से मेल खा रहा है और ना ही उसके डुप्लीकेट बटन से। ओह हाँ, अगर उस बटन का सीरियल नंबर हम मिस्टर लेवाइन की जैकेट के बटनों से मिलान कर पाते तो बेहतर होता। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम बेहतर आसानी से इस तथ्य को स्थापित कर पाएंगे कि ब्रैंडन ने या किसी और ने उस एक सिंगल आउट के एक अलग सीरियल नंबर लिखे बटन को कहीं और से किसी और जैकेट से हासिल किया और अपने डुप्लीकेट बटन्स के सेट में मिलाकर तुमको आगे परोस दिया। ओह यस। अच्छा, अब तुम वो जैकेट दे दो। वो तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। क्या? दरअसल बटनों में इस किस्म की हेर फेर के स्थापित हो जाने के बावजूद अभी आगे ब्रैंडन को उनके दम पर कातिल साबित नहीं किया जा सकेगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि मौका वारदात पर जो बटन मिला है, जिसे आगे डिटेक्टिव हेस ने मुझे दिया था, उसका सीरियल नंबर एकदम अलग है। वो कोई और सीरियल नंबर का बटन है जो ना तो ब्रैंडन की जैकेट और उसके डुप्लीकेट बटनों से मिलता है और ना मिस्टर लेवाइन के बटनों से। ठीक है। लेपेस्की, जो इस वक्त सिर्फ टीवी स्क्रीन पर आने की बाबत सोच रहा था, इसे अनसुना सा करता हुआ बोला, तुम ज़रा वो जैकेट इधर दो, मुझे टीवी स्टूडियो जाना है। विलेस्की ने एक अलमारी से जैकेट बरामद की और उसे थमा दी। लेपेस्की ने जैकेट ली और लैब से बाहर निकल आया और जहाँ एक टेलीफोन बूथ पर नज़र पड़ते ही उसे याद आया कि उसने खुद को टीवी पर आने के बारे में कैरोल को भी तो खबर नहीं की थी। वो एक टेलीफोन बूथ में जा घुसा और अपने घर का नंबर मिला दिया। सुनो। दूसरी ओर कैरोल का फ़ोन उठाते ही उसने कहा, आज? लेपेस्की? कैरोल ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो महिता बेल वाले क्लूज़ का तुमने कुछ किया? कौन से क्लूज़? अरे महिता बेल ने बताए क्लूज़, भूल भी गए? कौन सा, याद दिलाओ ना। अरे वो लाल सुर्ख चांद, काला आकाश, संतरी सागर तट वाला। अच्छा वो, हाँ वो लंबे वाला, वो कुछ किया उसका? हाँ कर रहा हूँ ना, काम जारी है। लेकिन तुम ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैं आज... क्या मतलब? क्या कर रहे हो उन क्लूज़ का? कैसा काम जारी है? मतलब अपनी बोलती रहना, कभी मेरी मत सुन लेना। अच्छा, क्या बताना चाहते हो तुम बोलने दो तो बताओ ना, मुंह खोलते ही तो मेरी बात काट देती हो। अच्छा बता भी दो। बात दरअसल ये है कि आज रात 9 बजे पैट हैमिल्टन के टीवी शो में मैं आने वाला हूँ। हो टॉम, क्या वाकई सच कह रहे हो तुम? हाँ एकदम सच। टॉम, मुझे तुम पर गर्व है। और हाँ, तुम ज़रा पड़ोसियों को भी खबर कर दो, उन हरामखोरों को भी पता चले मेरे महकमे में क्या औकात है। कमीने मुझे टीवी पर देखकर जल मरेंगे। ठीक है टॉम, याद से। अरे हाँ, तुम परेशान मत हो। पैट हैमिल्टन शो रात 9 बजे है ना? हाँ ठीक है, मैं सबको बता दूंगी। याद से बता देना, मैं सीधे टीवी स्टूडियो ही जा रहा हूँ, वक्त बहुत कम है। ओके टॉम, ओके बाय। कहकर लेपेस्की ने कनेक्शन काट दिया और टीवी स्टूडियो की ओर रवाना हो गया। लेपेस्की सेकंड फ्लोर पर हैमिल्टन के पास पहुंचा तो पाया कि वहाँ 2 आदमियों के साथ वो बात करने में व्यस्त था। उसके फ्री होने के इंतज़ार में लेपेस्की जैकेट हाथों में लिए वहीं खड़ा पहलू बदलता रहा। हैमिल्टन से इस बारे में पहले ही बात हो चुकी थी। वो अपने प्रोग्राम में इस जैकेट को दिखाकर प्रशासन का सहयोग करने को तैयार हो गया था। ओह हाय लेपेस्की। आखिरकार हैमिल्टन ने फ्री होकर लेपेस्की की ओर बढ़ते हुए कहा, हाय पैट, मैं जैकेट ले आया। हाँ, मैं इसी इंतज़ार में था। और चलें? ऐसे ही? मेरा मतलब मुझे टीवी स्क्रीन पर लाने से पहले कुछ मेकअप वगैरह की ज़रूरत नहीं? उसकी ज़रूरत नहीं, तुम ऐसे ही ठीक हो। हाओ। दोनों स्टूडियो के उस हिस्से में पहुंचे जहां तेज़ रोशनियां फैली हुई थी। वहां कई कैमरे कई कोणों की तस्वीर उतारते इधर उधर लगे हुए थे और उस पूरे सेटअप को संभालने के लिए वहां कई टेक्नीशियंस की एक छोटी फौज मौजूद थी। मैं आज सबसे पहले तुम्हारी न्यूज़ ही दिखाने जा रहा हूँ। तुम सिर्फ ये जैकेट पकड़े रहना और जो कमेंट्री देनी होगी वो मैं दूंगा, ठीक है?
अब तुम जैकेट लेकर वहाँ डेस्क के पास पहुँचो। हैमिल्टन ने उसे एक और इशारा करते हुए कहा। जल्दी करो, शो का टाइम हो गया है, हम ऑन एयर होने वाले हैं। मैं हैट पहन लूँ? हाँ, सभी पुलिस वाले पहनते हैं, पहन लो, लेकिन ज़रा जल्दी करो। लेपेस्की ने अपनी हैट पहनी और फटाफट अपनी पोजीशन ले ली। वहीं मौजूद एक टेक्नीशियन ने उसे बताया कि उसने जैकेट कैसे पकड़नी थी। लेपेस्की ने पकड़ी, कैमरा उसकी ओर घूमा। लेपेस्की ने अपना सीना फुला लिया। ओके, मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। हैमिल्टन ने उस पर नज़र डाली, फिर उसने दीवार घड़ी पर निगाह डाली और बोला, वक्त हो गया। स्टूडियो में मौजूद हर शख्स अब सतर्क हो गया था। हैमिल्टन फटाफट एक प्लेटफॉर्म पर बनाए गए एक बड़ी मेज़ के पीछे अपनी कुर्सी पर पहुंचा। तुरंत एक कैमरा उसकी ओर केंद्रित हुआ। गेट रेडी, किसी टेक्नीशियन की आवाज़ आई। अगले 10 सेकंड में हम ऑन एयर होने वाले हैं, लाइव। हैमिल्टन तैयार था, लेपेस्की तो पहले ही से ही तैयार था। स्टूडियो में उल्टी गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8, 7। लेपेस्की बड़ा बेचैन हो रहा था। टीवी स्क्रीन पर आने के ख्याल से ही वो बेहद रोमांचित था। अब वो यकीनन अपने इलाके में एक हीरो की मानंद देखा जाएगा। वाह वाह। 3, 2, 1, ऑन एयर। हैमिल्टन पर केंद्रित कैमरा जूम हुआ तो हैमिल्टन ने बोलना शुरू कर दिया। मैं पैट हैमिल्टन आपको अपने शो में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे। लेपेस्की हैमिल्टन के शब्द सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में घर पर टीवी देख रही कैरोल और उसकी पड़ोसियों की तस्वीरें फ्लैश हो रही थी। वो सब कितने प्रभावित, कितने इम्प्रेस हो रहे होंगे। हम चाहते हैं कि आप सब इस जैकेट को देखें। लेपेस्की को हैमिल्टन के शब्द सुनाई दिए। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों में से कोई ऐसा हो जो इस जैकेट की सही शिनाख्त कर सके, और अगर ऐसा हो पाया तो ये हमारे शहर के पुलिस महकमे के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। याद रखिए, एक वहशी कातिल अपनी सनक में आज भी हमारे शहर की किन्हीं गलियों में अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रहा है। हम नहीं चाहते कि वो हमारे शहर की शांति को भंग करे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि अब आगे उस वहशी संकी कातिल का कोई और शिकार मिले। इसके लिए इस जैकेट की शिनाख्त होना बेहद ज़रूरी है। एक दाढ़ी वाले टेक्नीशियन ने लेपेस्की को कुछ इशारा किया तो लेपेस्की एकाएक समझ ही ना सका कि उसे अपने चेहरे पर कैसे भाव पैदा करने हैं। अपने हिसाब से उसने अपने चेहरे पर कठोरता के भाव उभार लिए। वो उस वक्त शहर के पुलिस विभाग का नुमाइंदा था, सख्त, अनुशासित, सेवादार। कैमरा उसके ओर जूम हुआ तो दाढ़ी वाले ने उसे दोबारा कोई संकेत किया। शायद ये कठोरता के भाव सही नहीं थे। लेपेस्की ने अपने चेहरे पर मित्रवत भाव पैदा किए। अगर आप में से कोई भी इस जैकेट को पहचानता हो तो बिना देर के फौरन पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क स्थापित करें। इसके साथ ही लेपेस्की पर केंद्रित कैमरा दूसरी ओर घूम गया। उसी दाढ़ी वाले ने लेपेस्की को थम्स अप का संकेत दिया। काम हो गया था। लेपेस्की टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो गया था। प्रसन्न मन से लेपेस्की ने जैकेट की तह बनाई और स्टूडियो से बाहर निकल गया। उसने आज टीवी स्क्रीन पर आकर 1 मिनट की प्रसिद्धि हासिल कर ली थी, और इस एक ख्याल से उसके पांव मानो ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। उसने बाहर सड़क पर आते ही इधर उधर निगाह डाली। सड़क किनारे एक और टेलीफोन बूथ नंबर मौजूद था। उसने फटाफट वहां पहुंचकर अपने घर का नंबर डायल किया। जब तक कैरोल ने दूसरी ओर से फ़ोन न उठा लिया, वो बेचैनी से पहलू बदलता रहा। हेलो। दूसरी ओर से कैरोल ने फ़ोन रिसीव किया। ओह हाय बेबी, कैसा लगा? क्या कैसा लगा? ओ बेबी बताओ ना, कैसा लगा? पसंद आया? क्या कैसा लगा? क्यों, तुमने मेरा प्रोग्राम नहीं देखा? मेरी बात सुनो, मैंने अपने पड़ोस की 3 फैमिलीज़ को अपने यहाँ इनवाइट किया था, और इस इनविटेशन के रूप में मैंने उन्हें अपने यहाँ मौजूद जिन की आखिरी बोतल सर्व की, और अब मजबूरी में तुम्हारी वो कट्टी सार की बोतल खोलकर सर्व की है। ओ भाड़ में जाए वो सब। मुझे ये बताओ कि मैं टीवी स्क्रीन पर कैसा लग रहा था। मुझे क्या पता? क्या तुमने हैमिल्टन का शो नहीं देखा? देखा था। तो क्या टीवी स्क्रीन पर मैं नहीं दिखाई दिया? या उस समय तुम सब नशे में धुत हो चुके थे? ना तो हम नशे में धुत थे और ना ही तुम स्क्रीन पर दिखाई दिए थे। हाँ, 2 हाथों में थमे एक जैकेट का क्लोजअप जरूर दिखाई दिया था, और अगर उस जैकेट को थामे 2 हाथ तुम्हारे थे तो उफ, तुम्हें उन हाथों को धो लेना चाहिए था। बड़े गंदे लग रहे थे स्क्रीन पर। सिर्फ हाथ दिखाई दिए? हाँ। अब लेपेस्की को समझ में आया कि क्यों उसका मेकअप नहीं किया गया था, और क्यों हैमिल्टन को उसके हैट पहनने ना पहनने की कोई फिक्र ही नहीं थी। लेपेस्की ने गहरी सांस ली।
उसने बिना कुछ बोले कॉल डिस्कनेक्ट की, रिसीवर को यथास्थान टिकाया और बूथ से बाहर निकलकर अपनी कार की ओर चल दिया। अचानक उसने खुद को बेहद थका हुआ महसूस किया। वो बेहद निराश था। हैमिल्टन ने उसे स्क्रीन पर दिखाया ही नहीं था और यूं उसकी वो 1 मिनट की ख्याति भी दरअसल छलावा ही साबित हुई थी। भारी कदमों से चलता हुआ वो अपनी कार में आ बैठा। उसने कार स्टार्ट की और वापस हेडक्वार्टर पहुंचा। उसने जैकोबी के दफ्तर में प्रवेश करते हुए देखा कि वहां होमिसाइड डिपार्टमेंट के 3 अन्य अफसर और डिटेक्टिव डस्टी मौजूद थे और वो सभी अलग अलग टेलीफोन में बिजी थे। टॉम, बैगलर ने उससे जैकेट वापस लेते हुए कहा, शो में इस जैकेट के दिखाई जाते ही अचानक सरगर्मी बढ़ गई है और हमारे पास हर तरफ से कई सूचनाएं आ रही हैं। ऐसा लगता है कि इस शहर का हर एक आदमी इस जैकेट के बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहता है। लेपिस्की मुस्कुरा भर दिया। वो जैकेट ऑन एयर फ्लैश हुई थी और वो जैकेट उससे ज़्यादा मकबूल थी। इन सूचनाओं को कंसोलिडेट करते करते शायद हमें सारी रात यहीं रहना पड़ेगा, बैगलर ने कहा। तभी एक अन्य टेलीफोन की घंटी बजी तो बैगलर उसके पास से हट गया और अपने पैड और पेंसिल संभालते हुए टेलीफोन की ओर बढ़ गया। किसी अन्य फ़ोन पर जैकोबी किसी महिला को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि शो में दिखाई गई वो जैकेट दरअसल बिक्री के लिए मौजूद नहीं थी और उस पूरे एक्शन का मकसद कुछ और था। जैकोबी उस औरत को समझा रहा था कि ऐसी जैकेट को वो औरत कहीं और से हासिल करके अपने पति को उसके जन्मदिन का तोहफा दे सकती है, लेकिन खास वही ऑन एयर दिखाई गई जैकेट खरीदी नहीं जा सकती थी। सूचनाएं आ रही थीं और उनमें से शायद कोई काम की भी निकल सकती थी, लेकिन अधिकतर कॉल बेमकसद थी और बाकायदा वक्त की बर्बादी थी। सटीक सूचना अभी बहुत दूर थी। लेपिस्की ने एक गहरी सांस खींची और वहां से लौट गया। अपनी लंबी चौड़ी और खूब भारी एंटीक चेयर पर बैठे क्लॉड कैंड्रिक ने इतनी जोर से सांस छोड़ी कि सामने मेज़ पर फैले कागज़ फड़फड़ा गए। बेहद निराशा भाव से उसने अपने दफ्तर, जिसे वो रिसेप्शन रूम कहता था, में चारों ओर निगाह दौड़ाई। कमरे में एक दीवार पर समंदर की ओर झांकती एक लंबी चौड़ी पिक्चर विंडो थी जिस पर कई कलाकृतियों को सजाया गया था। दफ्तर की बाकी दीवारों पर भी इसी तरह कई मूल्यवान पेंटिंग्स लटकी हुई थी। क्लॉड कैंड्रिक, पैराडाइज एवेन्यू पर मौजूद उस आर्ट गैलरी का मालिक क्लॉड कैंड्रिक। उसका खुद का व्यवहार ऐसा था कि वो अपने आप में एक अलग ही शय, एक अलग ही कैरेक्टर माना जाता था। ऊंचा कद, लंबा चौड़ा थुलथुल शरीर और उम्र 62 साल, और ऊपर से वो होठों पर गुलाबी लिपस्टिक और लगा लेता था। साथ में अपने गंजे सिर को ढकने की गर्ज पे एक मिसफिट संतरी रंग की विग और पहनता था। किसी महिला से बातचीत के वक्त वो अक्सर अपनी उस बेहुदा विग को ऐसे उठाता था जैसे कि कोई अपने हेड को उठाता था, और उसके ये अंदाज ही उसे सबसे अलग, सबसे जुदा दिखाते थे। लेकिन फिर अपने उस हास्यास्पद रख रखाव के बावजूद वो अपने धंधे में माहिर था और एंटीक्स, ज्वेलरी और मॉडर्न आर्ट का लाजवाब पारखी भी। दुर्लभ, बल्कि दुर्लभतर कलाकृतियों से भरी उसकी आर्ट गैलरी, जिसे वो कई नौकरों की मदद से चलाता था, केवल उस शहर की ही नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों में खूब ख्याति प्राप्त थी। और उसकी इस हासिल ख्याति में इस एक बात का भी दखल था कि वो बेहिचक लेकिन बेहद सावधानी से चोरी की कलाकृतियों की खरीद फरोख्त भी कर लिया करता था। उसके पास ऐसे कई साहिबे दौलत, साहिबे जायदाद ग्राहक थे जिन्हें दूसरी जगह मौजूद किसी खास कलाकृति को बाकायदा या बेकायदा किसी भी कीमत पर अपने निजी कलेक्शन में लाने का शौक था, बल्कि सनक थी, पागलपन था। ऐसे धनवान ग्राहक कैंड्रिक को अपनी इच्छित कलाकृति पर उसकी मन मांगी कीमत अदा करने को हमेशा तैयार रहते थे। उस सुहानी सुबह अपने दफ्तर में बैठे कैंड्रिक अपने बिजनेस की छमाही बैलेंस शीट को बार बार देख रहा था और निराशा की लंबी सांसें छोड़ रहा था। उसे अपने बिजनेस में अब वो कामयाबी हासिल नहीं थी जैसी वो कभी किसी दौर में सहजी पा लेता था। उसका बिजनेस घट रहा था और पिछले 6 महीने की बैलेंस शीट उसके उस मौजूदा धंधे में उसके रोते धोते परफॉर्मेंस की दास्तान थी। लेकिन इसके पीछे वजह भी थी। उसके कई दौलतमंद कस्टमर अब मर चुके थे और नई पीढ़ी को उसके पास मौजूद उन एंटीक्स और क्लासिक पेंटिंग्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज की नई पीढ़ी ड्रग्स, शराब, महंगी कार और सेक्स में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। उनके लिए कलात्मक वस्तुएं बोर थीं और ड्रग्स इन चीज़ थी। ऐसे माहौल में कैंड्रिक के धंधे का सुकड़ना तो लाजिम था ही, और वो सुकड़ भी रहा था। आज वो अपने दौलतमंद ग्राहकों की लिस्ट में उन नामों पर निशान लगा रहा था जो मर चुके हैं या इसी प्रक्रिया में हैं,
जैसे कि उसके सामने साइरस ग्रेग का नाम आया। उसने एक लंबी आहसी भरी। वो इतना बेहतरीन ग्राहक था कि अक्सर नकली पिकासो की पेंटिंग्स के भी मुंह मांगे दाम देता था। वो बढ़िया ग्राहक था, लेकिन अब उसकी मौत के बाद उसका खाता बंद था। कैंड्रिक अपने उन्हीं जिंदा मुर्दा ग्राहकों की लिस्ट में उलझा हुआ था कि जब उसका मुंह लगा हेड सेल्समैन लुइस भीतर दाखिल हुआ। क्रिस्पिन ग्रेग आया है, ऑयल पेंटिंग्स में दिलचस्पी दिखा रहा है। मुझे लगा तुम उससे मिलना चाहोगे। हाँ हाँ ज़रूर। कैंड्रिक ने खुद को कुर्सी से बाहर निकाला और हज़ारों डॉलर की कीमत वाले बेनेटियन मिरर के सामने खड़े होकर अपना बेहुदा विग दुरुस्त किया। अपने जैकेट को झटक कर सीधा किया, दर्पण में खुद को निहारा और बोला, किस्मत की बात है कि मैं अभी इसी के बारे में सोच रहा था। वो अपने दफ्तर से बाहर निकला और अपनी विशाल आर्ट गैलरी में आ गया। वहाँ उसका एक कारिंदा, एक लंबे दुबले पतले ग्राहक जिसकी पीठ कैंड्रिक की ओर थी, को ऑयल पेंटिंग्स काले मखमली कपड़े पर रखकर कुछ यूं दिखा रहा था कि मानो वो पेंटिंग्स नहीं हीरे जवाहरात हो। मिस्टर ग्रेग, कैंड्रिक ने संयमित स्वर में कहा। लंबा पतला आदमी पलटा। कैंड्रिक ने देखा, उसके ऐश ब्लॉन्ड बाल छोटे छोटे लेकिन करीने से कटे हुए थे। ठीक ठाक नया नक्श वाले उस आदमी का भावहीन पीला चेहरा ऐसा था कि मानो सालों से उसने सूरज के दर्शन न किए हों। कैंड्रिक हड़बड़ा सा गया। उसने मिस्टर ग्रेग के पिता के साथ कई डीलिंग्स, बड़ी कामयाब डीलिंग्स की थी और उसी रूप में उसे अब जूनियर ग्रेग के से वैसे ही व्यक्तित्व की उम्मीद थी। लेकिन ये मिस्टर जूनियर ग्रेग एक अलग शख्सियत का मालिक था जो उसके पिता से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। वेल, कैंड्रिक ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम क्लॉड कैंड्रिक है और आपके स्वर्गवासी पिता भी मेरे बढ़िया ग्राहकों में से एक थे। आपको आज यहाँ देखकर मेरा दिल खुश हो गया। क्रिस्पिन ने सर हिलाया, केवल सर हिलाया, कहा कुछ नहीं। न चेहरे पर कोई मुस्कुराहट उभरी, न उसने हाथ मिलाने का कोई उपक्रम किया। लेकिन कैंड्रिक निराश नहीं हुआ। उसे अपने दौलतमंद ग्राहकों के ऐसे सर्द व्यवहार को बर्दाश्त करने का लंबा तजर्बा था। मैं सिर्फ कुछ ऑयल पेंटिंग्स लेने आया हूँ, क्रिस्पिन ने कहा। मुझे यकीन है कि आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको यहाँ मिल ही जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहकर क्रिस्पिन पुनः पलटा और अपनी पसंद की पेंटिंग्स का इशारा करते हुए बोला, ये और ये, इन सबको पैक कर दो। आर प्लेजर सर, सेल्समैन ने सर नवाकर कहा और उन पेंटिंग्स को उठाकर काउंटर के दूसरे सिरे पर जाकर पैकिंग में लग गया। मिस्टर ग्रेग, कैंड्रिक ने चिकने चुपड़े स्वर में कहा, मैं जानता हूँ कि आप खुद एक कलाकार हैं, लेकिन फिर भी भारी अफसोसजनक बात यह है कि आप पहले कभी हमारे यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए। इस बात के बावजूद नहीं लाए कि आपके पिता के साथ हमारे बड़े ही अच्छे संबंध थे और उनकी डिमांड की गई कई कलाकृतियों का हमने इंतज़ाम भी किया था। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मुझे केवल अपनी खुद की कला, खुद के बनाए आर्ट में ही दिलचस्पी है। किसी दूसरे फनकार की आर्ट में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। क्रिस्पिन ने दो टूक स्वर में कहा। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर। कैंड्रिक यूँ मुस्कुराया जैसे कोई बड़ी मछली अपनी खुराक बनने जा रही किसी छोटी मछली को देखकर मुस्कुराती होगी। आपके रोशन ख्याल वाकई किसी सच्चे कलाकार के हैं। मुझे बेहद खुशी होगी कि अगर कभी आपकी बनाई पेंटिंग्स को देखने का मौका हासिल हो सके। मेरी अभी हाल ही में मशहूर आर्ट क्रिटिक लॉबिन्स्टन से बात हुई थी, तो उसने भी मुझे बताया था कि आपकी माँ ने उससे आपके आर्ट वर्क के बारे में सलाह मशवरा किया था। लॉबिन्स्टन एक कला पारखी है और इस धंधे में उस जैसी आँख किसी और की नहीं। जबकि असलियत ये थी कि कैंड्रिक की नज़रों में लॉबिन्स्टर एक बेकार, ना तजुर्बेकार और आर्ट को परखने में अनाड़ी था। और उसने मुझे बताया कि कैसे तुम्हारी बनाई गई पेंटिंग्स अपने आप में बेजोड़ आर्ट वर्क भी है। ये भी एक झूठ था, सफ़ेद झूठ, क्योंकि लॉबिन्स्टन ने तो उल्टा उसे ये कहा था कि क्रिस्पिन का आर्ट वर्क बेहद बेहुदा है, जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू है ही नहीं। बाज़ार में उसकी पेंटिंग्स की कुल बखत, कुल औकात कुछ कौड़ियों से ज़्यादा भी नहीं होगी। उसने आगे ये भी कहा था कि आपका टैलेंट, आपकी कल्पना और क्रिएटिव आइडियाज़ अनोखे, अद्भुत और हैरान कर देने वाले हैं। आपके आर्ट वर्क में जिस तरह आप रंगों का सम्मिश्रण उभार कर लाते हैं, यूनिक है, बेजोड़ है, जो न सिर्फ विलक्षण है बल्कि देखने वाले को एक अलग ही दुनिया में ले जाने का मादा रखता है। अब ऐसे धुरंधर आलोचक की बात सुनने के बाद तो मेरी खुद बड़ी तमन्ना है कि मैं कभी आपसे मुलाकात कर पाऊँ। और देखिए, आप यहाँ आज आ गए तो मैं आपको आपके उस आर्ट वर्क को प्रमोट करने का ऑफ़र भी दे देता हूँ। क्रिस्पिन खुश हो गया। बल्कि मिस्टर ग्रेग,
कैंड्रिक ने गर्म लोहे पर चोट की। मैं तो चाहता हूँ कि अपनी इस आर्ट गैलरी, जिससे बढ़िया यहाँ पैसिफिक्स में कोई और आर्ट गैलरी है ही नहीं, के जरिए मैं आपकी पेंटिंग्स की बाकायदा एक प्रदर्शनी, एक एग्जीबिशन लगाऊं। ये मेरे लिए, मेरी इस आर्ट गैलरी की इज्जत अफजाई की बात होगी। हम आपके जैसे यूनिक और स्टैंड अलोन आर्टिस्ट को प्रमोट करने में अपनी भूमिका निभा सकें। प्लीज़ अब आप मना मत कीजिएगा। हो, मेरी कृतियाँ, मेरी सारी पेंटिंग्स एक अलग स्तर की हैं, जो अपने आप में खास हैं, क्रिस्पिन ने कहा। क्रिस्पिन उत्तेजित हो चुका था। उसे पता था कि उसकी माँ ने लॉबेंस्टन से उसकी बनाई पेंटिंग्स की बाबत जिक्र किया था, लेकिन उसकी बनाई पेंटिंग्स इतनी जोरदार थी, ये उसने आज पहली बार जाना था। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे भी खुद को एक प्रतिष्ठित पेंटर के तौर पर पब्लिसाइज करना चाहिए। उसके पास अपनी बनाई उन गुप्त खौफनाक पेंटिंग्स के अलावा भी ऐसी ढेरों पेंटिंग्स थी जिन्हें वो इस प्रमोशन इवेंट में दे सकता था। लेकिन उसकी पेंटिंग्स अलग थीं, और अगर किसी ने उसकी उन पेंटिंग्स को ना समझा तो। उसे हिचकिचाहट में पड़ा देखकर कैंड्रिक ने चिकने चुपड़े स्वर में कहा, हाँ, आप चिंता मत करिए मिस्टर ग्रेग। लॉबेंस्टन जैसे कड़क कला पालकी से चूक नहीं होने वाली, और अगर वो आपकी पेंटिंग्स की तारीफ करता है तो यकीनन उनमें ज़रूर कोई बात होगी। आप बस एग्जीबिशन के लिए एक बार हाँ बोल दीजिए, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन क्रिस्पिन हिचकिचाया। लेकिन कुछ नहीं। और सोचें, अगर ऐसे ही हमारे मॉडर्न आर्टिस्ट शर्म और संकोच में पड़ गए तो इस दुनिया में उनका आर्ट वर्क कभी लाइट में आएगा ही नहीं। मुझे लगता है कि चूंकि मेरी बनाई पेंटिंग्स एक अलग जोनर की है तो दुनिया उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। मेरी पेंटिंग्स बहुत एडवांस्ड है, अपने वक्त से बहुत आगे हैं, सो शायद उन्हें पसंद ना किया जाए, शायद आगे कभी। खैर, मैं इस बारे में सोचूंगा। कैंड्रिक को लगा मछली फंसने ही वाली थी। मैं आपकी भावनाओं की तहे दिल से कदर करता हूँ, उसने आगे चारा फेंका, लेकिन आप मुझे अपनी कला को सराहने का एक सौभाग्य तो दें मिस्टर ग्रेग, और कुछ नहीं तो सिर्फ एक पेंटिंग दे दें। मैं उससे अपनी पिक्चर विंडो की शान बढ़ाऊंगा, और वादा करता हूँ इस बात पर मैं गंभीर रहूँगा। एक नए कलाकार, वो भी आपके जैसे काबिल और अद्भुत कलाकार को दुनिया के सामने पेश करने का मौका मुझे दीजिए। सिर्फ एक पेंटिंग दे दीजिए। क्रिस्पिन सोचने लगा। उसकी पेंटिंग्स खास थी, अलग थी, और पैराडाइज शहर के बेवकूफ़ लोगों की जहनी समझ से कहीं ऊपर की चीज़ थी। और ऐसे निखत बेवकूफ़ लोग उसकी बनाई पेंटिंग्स को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी सिर्फ एक पेंटिंग की तो बात है, उसने फैसला कर लिया। ठीक है, किसी को मेरे घर भेज देना, मैं अपनी बनाई को एक पेंटिंग दे दूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि उस पेंटिंग पर ना तो मेरे अथॉराइज साइन होंगे और ना ही तुम कभी ये खुलासा करोगे कि उसे मैंने बनाया है। अगर किसी ने उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई तो तुम मुझे वो पेंटिंग लौटा देना, लेकिन अगर किसी ने उसे खरीद लिया तो मैं आपके एग्जीबिशन के लिए अपनी बनाई और पेंटिंग्स भी दे दूँगा। ऑफ कोर्स मिस्टर ग्रेग, मुझे खुशी है आपने मेरी बात को मान लिया, लेकिन शर्त याद रखना, किसी को भी इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि उस पेंटिंग को मैंने बनाया है। वो हमेशा एक अननोन, अज्ञात आर्टिस्ट की पेंटिंग रहेगी, समझ गए? क्रिस्पिन ने अपनी धुंधली सी आंखों में ऐसे भाव उभारे कि मोटे कैंड्रिक के शरीर में सिरहंसी दौड़ गई। हाँ, मैं समझ गया मिस्टर ग्रेग, यकीन करो ऐसे ही होगा। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं आज दोपहर बाद ही अपना एक आदमी तुम्हारे यहाँ भेज दूँ। तभी सेल्समैन क्रिस्पिन की खरीदी पेंटिंग्स पैक करके ले आया। हाँ, भेज देना, और इसका बिल भी भेज देना। हाँ, बिल्कुल, कैंड्रिक ने मुस्कुराकर कहा। क्रिस्पिन ने अपना पैकेट संभाला और बाहर की ओर चल दिया। उस विशाल गैलरी में मौजूद कई बेजोड़ कलात्मक चीज़ों पर निगाह दौड़ाते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि तभी एकाएक वो एक छोटे से बॉक्स के आगे ठिठका। उसमें मौजूद मखमल के कपड़े पर रखी चीज़ को देखने लगा। उसने गौर से उस चीज़ को देखा, लेकिन समझ नहीं सका कि आखिर वो क्या थी। वो वस्तु, वो चीज़ एक 4 इंच लंबी चांदी की एक पतली बारीक छुरी जैसी चीज़ थी, जिस पर नक्काशी की गई थी। उसमें माणिक और पन्ने जड़े थे। उसे एक बारीक चांदी की महीन तारों वाले चेन में पिरोया गया था। ये क्या है? पेंडेंट या लॉकेट जैसी ज्वेलरी है। आजकल इसका खूब फैशन है। ऐसी क्या खूबी है इसमें? ये दरअसल उस पेंडेंट की हूबहू नकल है जिसे महान सुलेमान अपनी आत्मरक्षा के लिए पहनता था। वैसे ये दुनिया का सबसे पहला चाकू है जो स्विच ब्लेड, ऐसा जिसका खटका दबाते ही ब्लेड बाहर निकल आए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। स्विच ब्लेड नाइफ। क्रिस्पिन की आंखें सकुचाई। उसने उसे उठाकर देखा।
अपने वक्त में सुलेमान ने इसे पहना था और कहा जाता है कि इसने इसकी जान भी बचाई थी। बड़े ही लाजवाब चीज़ है। मैं अपने सेल्समैन से इसको ठीक से दिखाने को कहता हूँ। कहकर कैड्रिक ने अपने सेल्समैन को आवश्यक निर्देश दिए। सेल्समैन ने चांदी की चेन में झूलते हुए पेंडेंट को उठाया और बड़ी नज़ाकत नफासत के साथ अपने गले में डाल लिया। इससे वो चमचमाता पेंडेंट उसकी छाती पर झूलने लगा। देखा आपने, कितना उम्दा आइटम है, कैंड्रिक ने पेंडेंट को हाथ में लेते हुए कहा और उसके ऊपरले सिरे पर लगा हुआ एक रूबी को दबा दिया। तत्काल एक पतले फल वाला चाकू उस पेंडेंट से बाहर निकल गया। दुनिया का सबसे पहला स्विच ब्लेड नाइफ, बेहद खतरनाक, ब्लेड से भी पहना, लेकिन लाजवाब, अद्भुत। क्रिस्पिन ने 4 इंच लंबे उस चमचमाते फल को गौर से देखा। उत्तेजना की एक तेज़ लहर उसके जिस्म से गुजरती चली गई। ये एक बेहतरीन चीज़ थी। उसे इस ऐसी चीज़ को उसके पास होना चाहिए था। क्या कीमत है इसकी? बेमिसाल क्लासिक आइटम तो एंटीक ही होते हैं मिस्टर ग्रे, लेकिन चूंकि हर शेयर की एक मार्केट प्राइस होती है तो उसकी भी है। कितनी? $50,000। लेकिन आप चूंकि हमारे पुराने और ख़ास ग्राहक हैं तो आपके लिए सिर्फ $40,000। मुझे दे दो। क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूँ? बिल्कुल मिस्टर ग्रेग, अब तो ये आपकी चीज़ हुई। क्रिस्पिन ने पेंडेंट से बाहर निकले चाकू के सिरे को दबाया तो वो दोबारा पेंडेंट में भीतर चला गया। क्रिस्पिन ने उसे सेल्समैन के गले से निकाला और अपने गले में डालकर वहीं रखे एक शीशे के सामने जा खड़ा हुआ। उसने खुद को उसमें निहारा। वाकई कमाल की चीज़ थी। उधर कैंड्रिक मन ही मन चकित था। वो एक नकली, एक डुप्लीकेट चीज़ थी, लेकिन उसका ये कहना सच था कि उस पेंडेंट का असली आइटम वाकई सुलेमान द ग्रेट पहना करता था। कैंड्रिक ने एक कलर पेंटिंग में से देखा था और कुल मिलाकर केवल $3,000 में एक होनहार सुनार से इसकी हूबहू नकल तैयार करवा ली थी। केवल $3,000 में तैयार हुई वो नकल अब $40,000 की कीमत में जा चुकी थी। उधर क्रिस्पिन ने पेंडेंट पर लगे रूबी को दबाया तो पतले फल वाला चाकू फिर बाहर उछलाया। जरा ध्यान से मिस्टर ग्रेग, चाकू का फल तीखा है। क्रिस्पिन ने अपने सर को हाँ में हिलाया। चाकू को दोबारा पेंडेंट में डाल दिया। वो संतुष्ट था। उसने पलटकर कैंड्रिक की ओर देखा। उसकी आंखों में उस वक्त कुछ ऐसे भाव थे जिन्हें कैंड्रिक समझ तो नहीं पाया, लेकिन एकाएक बेचैनी सी महसूस करने लगा। मैं इसकी कीमत $40,000 दूंगा। बिल भेज देना। श्योर। क्रिस्पिन ने आगे कुछ भी कहे बगैर बाहर की ओर कदम बढ़ा दिया। पेंडेंट, अपनी किस्म का वो अनोखा, अद्भुत और लाजवाब पेंडेंट उसकी छाती पर झूलता चला गया। इस पूरे वक्त लुइस, जो मूक दर्शक बना सारी बातचीत देख रहा था, अब वो कैंड्रिक के पास आया। कमाल कर दिया, वाकई कमाल के सेल्समैन हो तुम तो। छोड़ो वो किस्सा। लुइस, इस आदमी में कुछ अजीब सी बात है जो मुझे परेशान कर रही है। ये परेशानी $37,000 के मुनाफे के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। क्यों, ऐसा क्या है उसमें? पता नहीं। खैर, तुम आज दोपहर बाद मिस्टर ग्रेग के यहाँ चले जाना। उससे उसकी बनाई कोई पेंटिंग ले आना। हम उसे यहाँ अपने पिक्चर विंडो में लगा लेंगे। हालांकि बजाते खुद उस बेवकूफ़ किर्टिक लॉबस्टन के मुताबिक ग्रेग की आर्ट वाहियात है, जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि अब वो हमारा मुअज़्ज़िज़ ग्राहक हो चुका है तो मैं भी खुद उसकी आर्ट देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, लुइस ने कहा और वहाँ से हट गया। पीछे कैंड्रिक अकेला कुछ खड़ा सोचता रहा। क्रिस्पिन के चेहरे पर उभर रहे अजीब से खौफनाक भाव ने उसे पता नहीं क्यों बेचैन कर दिया था। उसने एक लंबी सांस खींची, अपने मन में उभर रहे इन ख्यालों को झटका और अपने रिसेप्शन रूम की ओर लौट गया। पुलिस हेडक्वार्टर में 170 टेलीफोन कॉल्स, 18 आदमियों के खुद आकर कोई जानकारी शेयर करने के बाद पैराडाइज सिटी के बाशिंदों की अब गोल्फ बॉल जैकेट में एकाएक दिलचस्पी खत्म हो गई। लेकिन टीवी शो पर उस जैकेट के देखने के बाद जो सूचनाएं पुलिस को हासिल हुई थी उन पर गौर करना ज़रूरी था। सुबह के 8 बजे लेपिस्की, जैकोबी और लुकास अपनी मेज़ पर बैठे इसी काम पर लगे थे। इन सूचनाओं में किसी क्लू, किसी सुराग की तलाश करते करते उन्हें 10 बज गए, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों का नतीजा सिफर था। खूब माथापच्ची करने के बावजूद आगे बढ़ने का कोई रास्ता, कोई कारगर क्लू उन सूचनाओं में नहीं था। ओके लुकास, लेपिस्की अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, तुम एक बार फिर इन 2 आदमियों के पास जाओ जो साल्वेशन आर्मी के लिए घरों से चीज़ हासिल करने का काम करते हैं। हालांकि क्रेडॉक तो अपने पिछले बयान पर अटल है, लेकिन हो सकता है कि दूसरा या फिर दोनों ही झूठ बोल रहे हों, सो उन दोनों को एक बार फिर टटोलो। और हाँ, इस बार ज़रा प्रेशर डालकर बात करना।
लुकास ने सहमति पूर्वक सर हिलाया और दफ्तर से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद लेपेस्की जैकोबी से गपशप करने लगा। उसी गपशप में ही ये एक मसला उठा कि परसों कैरोल के जन्मदिन पर लेपेस्की उसे क्या तोहफा दे। दोनों ने इस मुद्दे पर बातचीत के कई आइटम सोचे, फाइनल किए, फिर कैंसिल किए और अंततः एक हैंडबैग पर एक राय हुई। जैकोबी के ख्याल से एक बढ़िया सा हैंडबैग जन्मदिन का माकूल तोहफा था। वैसे अगर तुम दोनों अपनी ये फालतू की बकवास बंद कर चुके हो तो मैं कुछ कहना चाहूँगी। एक आवाज़, नारी कंठ की निकली मधुर खनकती और कशिश भरी आवाज़ ने दोनों को उस दशा में पलट कर देखने को मजबूर कर दिया। पुलिस हेडक्वार्टर में बने उनके उस दफ्तर में जहां आने वालों को रोकने के लिए तमाम इंतजामात किए गए थे, अब वहां उसी दफ्तर में उन दोनों पुलिस अफसरों के सामने एक निग्रो लड़की खड़ी हुई थी। दोनों अफसर ठगे से उसे देखते रहे। फिर पहले लेपेस्की उठा। उसने आगे बढ़ती उस लड़की को गौर से देखा। बेशक वो निग्रो थी, लेकिन उसकी रंगत कॉफ़ी मिली करीम जैसी थी। ऊंचा लंबा इकहरा खिंचा तना कद, जिस पर बॉडी फिट टाइट लिबास, ऐसा कि जिसमें युवती के शरीर की सारी बनावट, सारे खम साफ नुमाया थे। ऊपर से तीखे नैन नक्श, छोटी पतली नाक, गोल नथुने, खूब बड़ी आकर्षक काली आंखें और खूबसूरत होठ। हर तरह से खूबसूरत, हर ओर से लाजवाब, ईमान बिगाड़ देने के हद तक हाहाकारी। यस मैडम, लड़की की काली आंखों में झांकते हुए लेपेस्की ने कहा तो उसे एहसास हुआ कि शादीशुदा होते हुए भी वो उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। हो चुका था। नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो चुका था। मैं दरअसल पिछली रात टीवी शो पर दिखाई गई उस जैकेट के सिलसिले में यहाँ आई हूँ, लड़की ने अपनी मुहक आवाज़ में कहा। आइए बैठिए, लेपेस्की ने लड़की से कहा और गौर किया कि जैकोबी अपने स्थान पर बैठा उसे ही घूर रहा है। लड़की आगे बढ़ी और लेपेस्की के बराबर से गुजरती हुई वहाँ बिछी विजिटर्स चेयर पर जा बैठी। उसने अपना हैंडबैग खोला और सिगरेट का पैकेट निकालकर उसमें से सिगरेट खींच ली। लेपेस्की फ़ौरन माचिस के लिए अपनी जेबें टटोलने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपने कपड़ों में से माचिस बरामद कर लड़की की सिगरेट सुलगा पाता, वो लड़की पहले ही ठोस सोने के बने लाइटर से अपनी सिगरेट सुलगा चुकी थी। अपने मनोभावों को काबू में रखने की जद्दोजहद करता लेपेस्की मेज़ के पीछे अपनी कुर्सी पर आन बैठा। अपने तजुर्बे की बिना पर वो कह सकता था कि लड़की खूब खेली खाई हुई ही थी, जो अपने आगे किसी पुलिस वाले को, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का अफसर ही क्यों ना हो, कुछ नहीं समझती थी। लेकिन लड़की के बारे में ऐसे ख्यालातों के बावजूद वो उसे न केवल ताड़ रहा था, बल्कि बदतमीजी की हद तक ताड़ रहा था। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ मिस? उसने पूछा और नोट बनाने की गरज से एक पैड अपने ओर खींच लिया। डोरोलेस हर्नांदेज, वो बोली। 165 सी फ्रंट एवेन्यू। अपने अफ्रीकी मूल की माँ और एक हरामखोर स्पेनिश मूल के फैक्ट्री मालिक के संबंधों का नतीजा हूँ मैं, और इसलिए मैंने जानबूझकर आज भी उस आदमी का नाम अपने साथ चिपका रखा है। ओके, तो तुम्हारी बैकग्राउंड में ये कहानी है, लेपेस्की ने उसके सफ़ेद चमचमाते दांतों को देखते हुए कहा। है तो यही, लेकिन तुम आगे कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ लो, मैं बता दूंगी। लेपेस्की ने गहरी सांस ली। सी फ्रंट एवेन्यू। वो जानता था कि वो जगह शहर की ऊंची, महंगी, बेहद हाई क्लास एस्कॉर्ट्स का ठिकाना था। ऐसी लड़कियां जो पैराडाइज सिटी के दौलतमंदों को उनकी दौलत के बदले एंटरटेन किया करती थी। लेकिन इस जानकारी ने भी उस लड़की के बारे में लेपेस्की के ख्यालों में कोई तब्दीली नहीं की। वो अपने इस स्टेटस के बावजूद आकर्षक थी। हाँ, तुम्हारे पास उस जैकेट की बाबत कोई खबर है? लेपेस्की ने खुद को संयत करते हुए पूछा। वेल, हो भी सकती है और नहीं भी। क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर ऑफिसर कि मैं नहीं जानती कि मेरे पास कहने के लिए जो बात है वो आपके और आपके महकमे के लिए किसी जानकारी का दर्जा रखती भी है या नहीं। मैं समझ गया, कहिए आपको क्या कहना है। मामला दरअसल पिछली रात का है। कल रात मेरे एक दोस्त ने मेरे पास आना था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आया। अब ऐसे में पीछे अपने घर में अकेली बैठी मैं बोर हो रही थी, तो मैंने टीवी ऑन कर दिया। तो इसका मतलब तुमने टीवी पर वो जैकेट देखी, ठीक? हाँ, टीवी ऑन करके मार्टिन की चुस्की लेते हुए मैं उसमें अपना ध्यान लगाने की कोशिश करती रही थी। वैसे भी टीवी देखना एक बोर काम है और इसलिए आमतौर पर मैं टीवी देखती नहीं। अपना अपना ख्याल है।
लेपिस्की ने उसकी कातिल मुस्कुराहट को नज़रअंदाज कर काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हुए कहा, वैसे मुझे लगता है कि आपको शायद स्कॉच पसंद होगी। लेपिस्की, जो बड़ी मुश्किल से अपना ध्यान सामने बैठी लड़की के शारीरिक सौंदर्य से हटाकर उसकी कही बात में लगा रहा था, अब परेशान होने लगा था। सामने बैठी लड़की का फिगर, उसकी खूबसूरती उसके होशो हवास उड़ा चुके थे। वेल मिसेस डोरोलेस, लेपिस्की ने अपने मन में उमड़ते भड़कते ख्यालों को, भावों को अपने चेहरे पर आने से रोककर कहा, तो आप अकेली थी और टीवी देख रही थी? हाँ, और उसे देखते ही मुझे याद आया। उसने गर्दन घुमाकर जैकोबी की ओर देखा, बोली, वो आपका दूसरा साथी काफ़ी दमदार लगता है। जी हाँ, और इसकी खुद की माँ को भी यही खुशफहमी थी। लेकिन वो सब छोड़ो और काम की बातें करो। अब लेपिस्की गुर्राया। ऑफिसर, आप मुझे मेरे नाम डोरोलस से बुला सकते हैं। लेपिस्की इस बात को गनीमत समझ रहा था कि उसके सामने मेज के दूसरी ओर बैठी डोरोलस उसे उन दोनों के बीच पिछी मेज़ की वजह से पूरा नहीं देख पा रही थी। लेपिस्की का निचला भाग मेज़ की आड़ में था और यूं वहाँ मचती हलचल डोरोलस की आंखों में छुपी हुई थी। ठीक है डोरोलस, लेपिस्की ने नियंत्रित लहजे में कहा। टीवी देखते समय क्या याद आया? मुझे याद आया कि वो जैकेट मैंने पहले भी कहीं देखी थी। दरअसल वो जैकेट है ही ऐसी, एक बार देख लेने के बाद आसानी से भुलाया नहीं जा सकता ना। कब देखी थी तुमने वो जैकेट? कब देखी? बोलते हुए उसने कुछ इस अंदाज में अपना पहलू बदला कि लेपिस्की की हालत बद से बदतर हो गई। 5 तारीख को। 5 तारीख। लेपिस्की को याद था कि इसी तारीख को शाम 5 बजे जैनी का कत्ल हुआ था। तारीख की बाबत क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उस रोज़ 5 ही थी? हाँ, मुझे बखूबी याद है। उस रोज़ मेरे पालतू कुत्ते जेमी का जन्मदिन था ना, सो मैं उसे अपने साथ घुमाने ले गई थी। वैसे तुम्हें भी कुत्ते पसंद है ना ऑफिसर? लेपिस्की ने अपनी खींच दबाई। उसे कुत्तों से सख्त नफरत थी। आप अपने कुत्ते को बाहर किस वक्त ले गई थी? लंच के बाद। मैं जेमी का बड़ा ख्याल रखती हूँ और वही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब मैं थकी आ रही अपने घर पहुँचती हूँ ना, तो पीछे वही मेरा इंतज़ार करता होता है। मेरे आते ही मुझ पर छलांग लगाने लगता है। ही इज़ सो स्वीट यू नो। तो आप अपने कुत्ते को लंच के वक्त बाहर लेकर गई थी, फिर आगे? वेल, आगे ये हुआ कि एक आदमी मेरे पास आया, और तुम जानते ही हो ना कि मेरे पास आदमी आते रहते हैं। उसने आखिरी फिक्रा अब उसने इस अंदाज से, हरकती अंदाज से कहा कि लेपिस्की गड़बड़ा गया। वो अंदाज़ा लगा सकता था कि उसका क्या मतलब था। अगर वो शादीशुदा ना होता तो यकीनन खुद भी उसके पास पहुंच गया होता। जिस आदमी की तुम बात कर रही हो उसने वही जैकेट पहनी हुई थी? लेपिस्की ने मुश्किल अपनी भावनाओं को काबू किया और पूछा, अरे नहीं, उसने नहीं। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि उसने वो जैकेट पहनी हुई थी। मैंने कहा? मैंने ऐसा कब कहा? अभी मेरे सामने? नहीं, आपने अभी कहा। ऑफिसर, अगर आप यूं ही मुझे हड़कान करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने यहाँ आकर शायद गलती कर दी। प्लीज़ ऑफिसर, मेरी बात को समझिए। ओके, बोलिए आप क्या बोलना चाहती हैं? शुक्रिया। दरअसल उस रोज़ जब मैं अपने कुत्ते जैनी को लंच के वक्त अपने साथ बाहर लेकर गई, तो रास्ते में मुझे एक आदमी ने अप्रोच किया था। ओके, वो आदमी बेहुदा था, घटिया था, लेकिन अब चूंकि उसने मुझे अप्रोच किया था, सो मैं उससे बातचीत करने लगी। इसी वक्त जैमी की भी हालत नीचे कॉल हुई, सो वो कहीं साइड में अपने काम पर लग गया। आगे? आगे ये कि ठीक उसी वक्त एंड वही जैकेट पहना एक दूसरा आदमी वहाँ हमारे पास से गुजरा था। अच्छा, आगे? आगे क्या हुआ? वो एक सजा सवरा आदमी था, एंड मेरी पसंद का। मैं समझ गया। वो आदमी दिखने में कैसा था? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। उसका कद कैसा था? ऊंचा, ठिगना या बीच का सा? ऊंचा। कितना ऊंचा? मेरे जितना? लेपिस्की खड़ा होकर बोला, हाँ, तुमसे भी ऊंचा। हालांकि तुमसे कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था, लेकिन था तो ऊंचा ही। और उसकी शारीरिक बनावट कैसी थी? मोटा, पतला, दरमियाना? उसके कंधे चौड़े और कूल्हे पतले थे। कोई हेड वगैरह पहना था? उसके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे। कद की बाबत कोई अंदाज़ा? करीब 6 फीट। उसका लिबास? जैकेट से मैच करती हल्की नीली पतलून और पैरों में गुक्की के जूते थे। उसकी चाल वगैरह में कोई खास बात नोट की? कोई खास तो नहीं, बस यही कि उसके कदम लंबे लंबे पड़ रहे थे। उसने सोचने के अंदाज में अपनी उंगलियों को अपने होठ पर ठकठकाया, और उसकी इस हरकत से लेपिस्की की हालत एक बार फिर गड़बड़ा गई।
इस लड़की से पूछताछ करना किसी साधारण डिटेक्टिव के बस की बात नहीं थी। अच्छा डोरोलिस, कोई और ख़ास बात जो तुम्हें याद हो? वेल, उसके हाथ किसी कलाकार, किसी आर्टिस्ट की तरह थे।